इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि इतिहास वो आईना है जो हमें दिखाता है कि हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ कैसे पहुंचे। और आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की एक ऐसे अध्याय की, एक ऐसी साजिश की जिसका जहर आज भी हमारे समाज की रगों में दौड़ रहा है। एक ऐसी नीति जिसने दुनिया के सबसे समृद्ध और विविध देशों में से एक को तोड़कर रख दिया। एक ऐसा हथियार जो तलवारों और तोपों से ज्यादा घातक साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की बांटो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये वो रणनीति है जिसने हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, जातियों को जातियों के खिलाफ खड़ा किया और अंत में एक ही मिट्टी के लोगों के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे हम आज तक नहीं लांघ पाए हैं। तो चलिए मेरे साथ इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां हमारे बिखरने की कहानी लिखी गई थी, ताकि हम फिर से जुड़ने का रास्ता खोज सकें। ऐसा क्या हुआ कि पड़ोसियों ने पड़ोसियों के घर जला दिए? वो कौन सी आग थी जिसने हमारे सदियों पुराने भाईचारे को राख कर दिया? ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक ठंडा, क्रूर और कैलकुलेटेड प्लान जिसे नाम दिया गया बांटो और राज करो। आज हम उसी साजिश की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे बाहर से आई एक ताकत ने हमारे घर में नफरत के बीज बो दिए, जिसकी फसल आज भी काटी जा रही है। आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, आज हम सीधे सबूतों और घटनाओं से ये साबित करेंगे कि कैसे नौकरियों से लेकर जमीनों, कानूनों और यहाँ तक कि इतिहास की किताबों तक में इस नीति को लागू किया गया, जिसका अंत हुआ 1947 के उस खूनी बंटवारे से, जिस कारण ने दिलों में नफरत भरी सदियों से साथ रहते आए समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, पड़ोसियों को खून का प्यासा बना दिया और अंततः लाखों लोगों की बलि लेकर देश को टुकड़ों में बांट दिया। क्या वही सब कुछ नए कलेवर में आज हमारे आपके सामने पेश नहीं किया जा रहा है? क्या महज शब्द बदल जाने से नीतियों का असल प्रभाव बदल जाता है? चलिए सच का सामना करते हैं। बांटो और राज करो नीति। ब्रिटिशर्स की बांटो और राज करो नीति भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे विनाशकारी औपनिवेशिक रणनीतियों में से एक थी। इस नीति ने न केवल भारतीय समाज को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभाजित किया, बल्कि ऐसे स्थायी विभाजन भी पैदा किए जिनके प्रभाव आज भी स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। नीति की उत्पत्ति और पृष्ठभूमि 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को गहरा आघात पहुंचाया था। इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो अभूतपूर्व एकता दिखाई गई थी, उसने ब्रिटिश शासकों को भयभीत कर दिया था। विलियम रसेल कहते हैं, सभी महान मुस्लिम और हिंदू प्रमुखों ने अपने युवा राजा बिरजिस कादिर के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ ली थी। बिरजिस कादिर मतलब मुगल वंश के, जो उस समय उत्तराधिकारी थे। इस एकजुटता को तोड़ना अब अंग्रेजों की प्राथमिकता बन चुकी थी। नीति का अर्थ और उद्देश्य। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, एक राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक रणनीति है जो शक्ति हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका मूल लैटिन सूत्र डिवाइड एट इम्पेरा है। इस नीति के तहत शासक वर्ग लक्षित आबादी के बीच मौजूदा मतभेदों को पहचानता है, उन्हें बढ़ाता है और उनका उपयोग अपने शासन को मजबूत करने के लिए करता है। अंग्रेजों ने भारत में अपने औपनिवेशिक शासन को लंबा खींचने के लिए इस नीति का भरपूर इस्तेमाल किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजित करना था, ताकि वे एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े न हो सके, ब्रिटिश सत्ता को कोई चुनौती न दे सके। मुख्य उद्देश्य उपनिवेशित भारत में धार्मिक, जातिगत, भाषाई और प्रांतीय पहचानों को राजनीतिक संस्थागत रूप देकर वैचारिक एकता तोड़ना और सत्ता संतुलन अपने पक्ष में रखना था। इसका प्रतिफल 1905 का बंगाल विभाजन, 1909 के पृथक निर्वाचन मंडल, 1932 का कम्युनल अवार्ड और अंततः सांप्रदायिक ध्रुवीकरण व विभाजनकारी राजनीति के रूप में दिखा, जिसकी गूंज आज भी भारतीय राजनीति में भी संरचनात्मक तौर पर बनी हुई है। नीति का सार। डिवाइड एंड रूल औपनिवेशिक शासन रणनीति थी जिसमें शासक सामाजिक समूहों को अलग अलग पहचान व हित देकर, लाभ देकर उनके बीच प्रतिस्पर्धा, संदेह बढ़ाते थे, ताकि संगठित प्रतिरोध न उभरे और सत्ता टिकाऊ रहे। 1857 के बाद औपनिवेशिक नीतियों ने जनगणना, प्रतिनिधित्व और प्रशासन में धर्म, जाति आधारित श्रेणियां संस्थागत की, जिससे राष्ट्रवादी एकजुटता कमजोर हुई और सांप्रदायिक राजनीति को संस्थागत आधार मिला। नीति का औपचारिक शुरुआत। लॉर्ड एल्फिंस्टन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि डिवाइड एट इम्पेरा पुराना रोमन सिद्धांत था और अब यह हमारा होना चाहिए। ये रणनीति इन लोगों की पहले से ही बन रही थी कि हमको किस तरह से इन लोगों को डिवाइड करना है। और डिवाइड एट इम्पेरा जो रणनीति आप देख रहे हैं, ये रोमन सिद्धांत है जिसको ब्रिटिशर्स ने अपनाया और उसको भारत में बखूबी उन लोगों ने लागू किया। तत्कालीन भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड वुड ने स्वीकार किया था, हमने एक पक्ष को दूसरे के विरुद्ध खिलाकर भारत में अपनी शक्ति प्राप्त की है और उसे बनाए रखी है और हमें ऐसे करना जारी रखना चाहिए। आप देखेंगे, इतिहास देखेंगे तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं
एक शासक को अपनी तरफ मिलाते हैं, दूसरे के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरा जो है वो जब घुटने टेक देता है तो फिर इनकी शक्ति और समृद्ध होती है और शक्ति में इनकी इजाफा होता है, बढ़ती है इनकी शक्ति। इस तरह से कर करके एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ तक पहुंचे थे। तो उस पॉलिसी को ही ये निरंतर आगे बढ़ा रहे थे। नीति के मुख्य घटक और कार्यान्वयन, प्रशासनिक और नीतिगत उपाय, शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि वो क्या पॉलिसी रही जिसके आधार पे ये लोग यहाँ पे डिवाइड एंड रूल सिद्धांत को लागू कर रहे थे, उसको जमीन पे उतार रहे थे। पहला, प्रशासनिक और नीतिगत उपाय किए इन लोगों ने। शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ सार्वजनिक नियुक्तियों में भेदभाव किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े और स्वतंत्रता संघर्ष में बाधा आई। साथ ही शिक्षित वर्ग को डरावना और विश्वसनीय मानकर सेना और प्रशासन से दूर रखा गया। शिक्षा नीति में परिवर्तन लाकर समाज में दरार पैदा की गई। जाति और वर्गीय आधार पर प्रशासन में नियुक्तियां देकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया। सैन्य पुनर्गठन और मार्शल रेस सिद्धांत। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन बांटो और राज करो नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अंग्रेजों ने एक कृत्रिम विभाजन बनाया जिसमें भारतीयों को मार्शल अर्थात योद्धा और नॉन मार्शल अर्थात जो योद्धा नहीं थे उन जातियों में बांटा गया। उन लोगों को अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिक जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, उनको नॉन मार्शल घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर पंजाबी, गोरखा और पठानों को जिन्होंने विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी उन्हें मार्शल घोषित किया गया और बड़ी संख्या में उनकी भर्ती की गई। सेना में जाति आधारित रेजिमेंट, सेना में विशेष जातियों को प्राथमिकता दी गई और रेजिमेंटों का नाम जातियों पर रखा गया, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट आदि। इससे जातियों के बीच एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना पैदा हुई। राजाओं के साथ नई नीति। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राजाओं के साथ अपनी नीति बदली। विलय की नीति को बंद करके राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दे दी गई, जिससे स्थानीय शासकों में कुछ स्वायत्तता बहाल की गई। दत्तक पुत्र लेने की अनुमति से आप स्पष्ट हो चुके होंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो मामला था वो दत्तक पुत्र से ही संबंधित था और कहीं न कहीं वो लोग सक्रिय रूप से 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं और ब्रिटिशर्स की जड़ें हिला देते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, राजाओं को, जो पब्लिक है, जो आम जनता है, राजाओं को इनसे अलग करो। तो उसके लिए ही ये दत्तक पुत्र लेने की जो पॉलिसी थी उन लोगों ने इसको बहाल की। इससे राजा और प्रजा के बीच दूरी बनी रही और एकजुट विरोध की संभावना भी कम हो गई। फिर भाषाई विभाजन, हिंदी उर्दू विवाद। अंग्रेजों ने हिंदी और उर्दू के मुद्दे को कृत्रिम रूप से बढ़ाया। ग्रियर्सन के नेतृत्व में भारत में बड़े पैमाने पर भाषाई सर्वेक्षण कराया गया, जिसका वास्तविक उद्देश्य लोगों को भाषा के आधार पर बांटना था। इस प्रकार हिंदी और उर्दू, जो मूलतः एक ही भाषा के दो रूप थे, उनको अलग अलग धर्मों से जोड़कर विभाजन की राजनीति का आधार बनाया गया। क्षेत्रीय असंतुलन। अंग्रेजों ने विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग संसाधन निकाले और कुछ शहरी केंद्रों में उद्योग केंद्रित किए। इससे क्षेत्रीय असमानता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अस्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियों ने किसानों और जमींदारों के बीच विभाजन पैदा किया। सांप्रदायिक और जाति इतिहास लेखन। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत किया जिससे हिंदुओं की सामाजिक संरचना में जहर घोला जा सके, साथ ही हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच ऐतिहासिक कटुता बढ़ाई जा सके। विलियम जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी 1784 ऋग्वेद और अन्य संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और कुछ हिस्सों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1784 में इन लोगों ने उसका अध्ययन शुरू किया। मैक्स मुलर ने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट 1875 से 1910 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद और कुछ पुराणों के अंग्रेजी अनुवाद शामिल थे। यह कार्य 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरा हुआ। इन अनुवादों में पश्चिमी दृष्टिकोण से व्याख्या की गई, जिससे मूल ग्रंथों का स्वरूप प्रभावित हुआ, क्योंकि संस्कृत की गहराई और संदर्भ को पूरी तरह समझना चुनौतीपूर्ण था। यहाँ यह समझने की जरूरत है हमें कि ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं और जिनकी मातृभाषा जो है वो संस्कृत नहीं होती, हिंदी नहीं होती है, वो अंग्रेजी बोलते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही वर्षों में वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन जाते हैं। इस तरह से प्रकांड विद्वान बन जाते हैं कि संस्कृत जो आदि भाषा रही, इतनी क्लिष्ट भाषा है, उसका ये लोग अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, अपने हित को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा के अनुसार उसका जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं। और उसके कारण से भारतीय समाज में तमाम तरह की भ्रांतियां फैलती हैं, तमाम तरह की नफरत फैलती है। हमारे जो ग्रंथ हैं उनको लेकर के बरगलाया गया, यहाँ के लोगों को उनको बहकाया गया। संस्कृत का जो मूल, उसका जो शब्द के जो भावार्थ थे, उससे बिल्कुल अलग हट करके अपने तरीके से इन लोगों ने उसकी व्याख्या की। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि विद्रोह के पूर्व में जिन ग्रंथों की व्याख्या की गई है उनसे किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि विश्व के तत्कालीन विद्वान भारतीय ज्ञान परंपरा से अचंभित थे और मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करते थे। 1857 के पहले जिन ग्रंथों का अनुवाद किया गया, ट्रांसलेशन किया गया, उसको
मुक्त कंठ से प्रशंसा मिली पूरे विश्व में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1857 के बाद जो इन लोगों ने ट्रांसलेशन किया, जो व्याख्या की संस्कृत की, उससे सिर्फ और सिर्फ कटुता बढ़ी, नफरत बढ़ी समाज में। बाद के नियोजित इतिहास लेखन ने सामाजिक ताने बाने को कई टुकड़ों में बांट दिया। जाति विभाजन, जनगणना के माध्यम से जातिवाद को बढ़ावा, जनगणना के माध्यम से जाति का कठोरीकरण। अंग्रेजों ने 1881 की जनगणना से जाति की गिनती शुरू की और इसके माध्यम से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासकों ने भारत की तरल और ओवरलैपिंग जाति पहचानों को कठोर राजनीतिकृत श्रेणियों में बदल दिया। 1881 की जनगणना में पहली बार जाति को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया गया। अंग्रेजों ने H.H. रिस्ले जैसे अधिकारियों की मदद से जातियों को वर्गीकृत किया और उन्हें उच्च और निम्न के रूप में श्रेणीबद्ध किया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ जाति का गहराई में देखते हैं, उसका हम अगर उसका अध्ययन करते हैं तो जो मुख्य तत्व हमारे सामने उभर के आता है वो आता है क्या, उच्च और निम्न। अब हमको आप बताइए, आप कल्पना कीजिए, आप समझिए इस चीज को, क्या ब्रिटेन में उच्च और निम्न की अवधारणा नहीं थी? दुनिया का कौन सा देश ऐसा है, आज के हम समय की बात कर रहे हैं कि आज भी दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां उच्च और निम्न की कैटेगरी नहीं है? लेकिन हमारे देश में उन चीजों को जानबूझ के बढ़ावा दिया गया, उनको हवा दी गई, लोगों को ये एहसास दिलाया गया कि नहीं, आप उनसे अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं और इस तरह से अलग हैं कि आपको अपने अधिकारों के लिए उनसे फाइट करना पड़ेगा। ये चीजें जो आज आप देख रहे हैं समाज में जो फैली हुई हैं, दरअसल इसकी जड़ें बहुत पहले जाती हैं, 1857 के बाद। 1901 की जनगणना में 1646 अलग जातियां दर्ज की गईं, जो 1931 तक बढ़कर 4147 हो जाती हैं। यह प्रक्रिया वास्तव में नई जाति समुदायों का निर्माण करती थी जहां पहले कोई अस्तित्व में नहीं था। धार्मिक आधार पर विभाजन, बंगाल विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन इस नीति का सबसे स्पष्ट उदाहरण था। बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक, जहां ज्यादा मुस्लिम थे उसको पूर्वी बंगाल बना दिया गया, और जहां हिंदू बहुसंख्यक थे उसको पश्चिमी बंगाल बना दिया गया। यद्यपि अंग्रेजों ने इसे प्रशासनिक सुविधा का कारण बताया था। उन्होंने कहा कि हमको प्रशासन में असुविधा होती है इसलिए हम इसको बांट रहे हैं, जबकि मेन जो मोटो था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया जाए। लेकिन असली मकसद बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना था, जो हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था। पार्लियामेंटरी सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था शुरू की। इसके तहत मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। यह एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, जिसका अर्थ था कि मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। यह व्यवस्था धार्मिक पहचान को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे देश में जातिगत राजनीति वैध है, और सिर्फ वैध ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की पुकार के रूप में स्थापित कर दी गई है। धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा, उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय और मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं के विचार को हवा दी ताकि दोनों समुदाय अकादमिक स्तर पर भी अलग थलग बने रहें। फिर उसके बाद आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन तक विस्तृत किया गया। इनको भी बता दिया गया कि नहीं, आप अलग हैं, उन लोगों से अलग हैं, आप अलग रहिए। सांप्रदायिक पुरस्कार उसके बाद आता है 1932 में। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को घोषित सांप्रदायिक पुरस्कार ने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को और भी विस्तार दे दिया। इसमें दलित वर्ग, सिख, ईसाई और अन्य समुदायों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। उनको भी ये बताया गया कि आप अलग हैं, उनसे अलग रहिए। समाज पर विनाशकारी प्रभाव, धार्मिक सद्भाव का क्षरण। 1857 से पहले तक हिंदू मुस्लिम एकता का जो माहौल था वह अंग्रेजी नीतियों से पूरी तरह नष्ट हो गया। मार्कंडेय काटजू साहब इसके बारे में कहते हैं कि 1857 तक भारत में कोई सांप्रदायिक समस्या नहीं थी। सभी सांप्रदायिक दंगे और शत्रुता 1857 के बाद शुरू हुए। मुगल शासक और अन्य मुस्लिम राजा होली, दिवाली में भाग लेते थे और हिंदू ईद के त्योहारों में शामिल होते थे। यदि आप देखते हैं तो मुस्लिम शासन हमारे देश में अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो 1192 में शुरू होता है। उसके बाद से आप कल देखिए पूरे इतिहास को तो आपको मिलेगा कि 1192 से लेकर 1857 तक कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ इतिहास में। लेकिन उसके बाद सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ जाती है हमारे देश में। धार्मिक आधार पर बिलगाव, हिंदू मुस्लिम बिलगाव, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र, हिंदू विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि, ये कारण बनाए गए। हिंदू सिख बिलगाव, कुछ नेताओं को ऊपर उठाया गया जो कट्टर धर्मांधता को बढ़ावा देते थे। ऐसे लोगों को भी बढ़ावा दिया गया जिनका विचार था कि सिख हिंदू नहीं है। ऐसे नेताओं को चुना गया, ऐसे लोगों को ऊपर उठाया गया जो कट्टर धर्मांध थे।
उनको ऊपर उठाया गया कि नहीं, आप वहां कहां पड़े हैं, आप ऊपर आइए, यहाँ पे आप बैठिए, यहाँ पे राजनीति कीजिए। सामाजिक संरचना का विकृतीकरण। अंग्रेजों की जाति वर्गीकरण प्रणाली ने भारतीय समाज की लचीली जाति व्यवस्था को कठोर बना दिया। निकोलस डिर्क्स के अनुसार औपनिवेशिक काल से पहले जाति की पहचान अधिक तरल थी, लेकिन ब्रिटिश वर्गीकरण ने इसे अस्थायी और कठोर बना दिया। राजनीतिक विभाजन। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ने राजनीति को धर्म से जोड़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हो जाती इसके बाद, जिससे एकजुट राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो गया। इसका दीर्घकालिक परिणाम क्या होता है? विभाजन की त्रासदी। ब्रिटिश बांटो राज करो नीति का सबसे विनाशकारी परिणाम 1947 का विभाजन था। इस विभाजन में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.7 करोड़ लोग विस्थापित हुए। यह मानवीय त्रासदी ब्रिटिश नीति की सफलता का प्रमाण थी। उन्होंने सफलतापूर्वक भारत को इतना बांट दिया था कि एकजुट भारत संभव नहीं रह गया। बांटो और राज करो की नीति अंततः बंटवारा ही लाती है, हमेशा बंटवारा ही लाएगी। सामाजिक अविश्वास। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास और संघर्ष इसी नीति का परिणाम है। कश्मीर समस्या, आतंकवाद, सीमा विवाद जैसे मुद्दे इसी विभाजनकारी विरासत के हिस्से हैं। आर्थिक नुकसान। विभाजन से भारत की आर्थिक शक्ति भी बट गई, व्यापारिक मार्ग टूट गए और औद्योगिक केंद्र बिखर गए। संसाधनों का बंटवारा हुआ। यह आर्थिक विभाजन आज भी दोनों देशों के विकास में बाधक बना हुआ है। आत्मघाती प्रभाव। राजनीतिक ध्रुवीकरण। चुनावी प्रतिस्पर्धा धार्मिक जातिगत रेखाओं पर टिक गई। साझा राष्ट्रवादी एजेंडा कमजोर हुआ और सुरक्षा के नाम पर अलगाव सामान्य बन गया। संस्थागत विरासत। प्रतिनिधित्व की डिजाइन में समुदाय आधारित कोटा निर्वाचक दृष्टि ने नीति निर्माण को पहचान संघर्ष के अखाड़े में बदल दिया, जिसे समाप्त करना स्वतंत्रता उपरांत भी चुनौती बना हुआ है। आज भी ये दुखद है। विभाजन की भूमि। 1930 के दशक की सांप्रदायिक राजनीति, विफल समझौते और अविश्वास ने 1940 के दशक में विभाजन की जमीन को और कठोर किया, जैसा कई इतिहासकारों ने रेखांकित किया है। सामाजिक सद्भाव का विनाश। इस नीति ने सदियों से साथ रह रहे समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत की दीवार खड़ी कर दी। आपसी सद्भाव की जगह सांप्रदायिक दंगों, तनाव, धार्मिक और जातीय नफरत ने ले ली। आज की भारतीय राजनीति पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन उनकी बांटो और राज करो नीति की विरासत आज भी भारतीय राजनीति में जीवित है। वोट बैंक की राजनीति। आज भी कई राजनीतिक दल धर्म और जाति के आधार पर लोगों को विभाजित करके चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। यह सीधे तौर पर ब्रिटिश नीति का ही विस्तार है। सांप्रदायिक और जातीय तनाव। ब्रिटिश काल में बोए गए सांप्रदायिकता और जातिवाद के बीच आज भी समय समय पर हिंसा और सामाजिक तनाव के रूप में सामने आते हैं। क्षेत्रीय असमानता। ब्रिटिश नीतियों ने कुछ क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में अधिक विकसित किया, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ। यह असंतुलन आज भी राजनीतिक बहसों और मांगों का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। चुनावी समाजशास्त्र। औपनिवेशिक काल के समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व की राजनीति ने दीर्घकाल में पहचान आधारित लामबंदी, पार्टी प्रणालियों की सामाजिक इंजीनियरिंग और ध्रुवीकरण की तकनीकों को मानकीकृत किया, जिनके प्रतिध्वनि आज भी दिखती है। अल्पसंख्यक सुरक्षा बनाम राष्ट्र। एकता का विमर्श और औपनिवेशिक डिजाइन का ऐतिहासिक प्रतिफल है। स्वतंत्रता उपरांत संवैधानिक ढांचे ने समान नागरिकता व सामाजिक न्याय के संतुलन से इसे रूपांतरित किया, पर औपनिवेशिक विभाजन मानस अभी भी राजनीतिक भाषा में सक्रिय दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांप्रदायिक राजनीति की विरासत। आज भी भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान का उपयोग चुनावी रणनीति के रूप में किया जाता है। हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, जनसंघ, बाद में जो भाजपा के नाम से जानी गई, जैसी पार्टियों ने धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक उपयोग किया है। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय की राजनीति भी धार्मिक पहचान पर आधारित रही है। आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो मुस्लिम हितों की बात करती हैं, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी जाति के हितों की बात करती हैं, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं कि जो जाति विशेष को या धर्म विशेष का तुष्टीकरण करने में ही पूरे कार्यकाल को बिता देती हैं। तो वो सब भी सेम है। आप सिर्फ यहाँ हिंदू महासभा को मत देखिए, राम राज्य परिषद को मत देखिए, जनसंघ को मत देखिए या फिर भाजपा को मत देखिए, आप सबको समग्र रूप से देखिए। जाति आधारित राजनीति। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जाति आधारित आरक्षण और राजनीति और भी मजबूत हुई है। राजनीतिक दल अक्सर विशिष्ट जाति समूहों के साथ गठबंधन करते हैं। संवैधानिक चुनौतियां। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत होने के बावजूद व्यवहार में धर्म और राजनीति का मिश्रण जारी है। अनुच्छेद 15 और 17 जाति भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन आरक्षण की राजनीति ने जाति की पहचान को और मजबूत बना दिया है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो औपनिवेशिक बांटो और राज करो नीति ने पहचान आधारित प्रतिनिधित्व की संस्थागत परतें गढ़ी, जिससे सामाजिक एकता का क्षरण, राजनीति का समुदायीकरण और दीर्घकालीन अविश्वास पैदा हुआ। ब्रिटिशर्स की बांटो और राज करो नीति एक सोची समझी रणनीति थी, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को इतना बांटना था कि वे एकजुट होकर औपनिवेशिक शासन को चुनौती न दे सकें। यह नीति न केवल अपने तत्काल उद्देश्य में सफल रही, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं।
आज के भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण, जातिगत राजनीति और सामाजिक विभाजन की जड़ें इसी औपनिवेशिक नीति की देन है, जिसे बहुत ही चालाकी से सामाजिक न्याय के नाम पर व्यक्तिगत लाभ के कारण फैलाया जा रहा है। इस इतिहास को समझना, इससे सबक लेना आज के समय में और भी आवश्यक है, ताकि हम एक न्याय संगत और एकजुट समाज का निर्माण कर सकें। इस नीति की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो भारत कभी विविधता में एकता के लिए जाना जाता था, वह विभाजन और संघर्ष का शिकार हो गया। आज भी हमारी चुनौती यह है कि हम इस विभाजनकारी विरासत से मुक्त होकर एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष, जाति मुक्त और न्याय संगत समाज का निर्माण कर सकें। संक्षेप में, ब्रिटिशर्स की बांटो और राज करो नीति एक साम्राज्यवादी साजिश थी, जिसने न केवल भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा, बल्कि भारतीय समाज में ऐसे गहरे घाव भी दिए जो आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं और नासूर बनकर प्यारे भारत को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। इसने भारत की एकता और अखंडता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया जो आज भी विभाजनकारी प्रवृत्तियों से जूझ रही है। ओके, तो ये आज का वीडियो रहा। आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने बांटो और राज करो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया इंडिया में और उसका प्रभाव क्या रहा, हमने वो भी देखा। किस तरह से हम बंटवारे की चौखट तक पहुंचते हैं उसके बाद इन नीतियों के कारण। दुखद यहाँ ये है, समस्या यहाँ ये है कि जाने अनजाने हम आज भी कुछ उन नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो हम यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय सर्वोपरि है, लेकिन ध्यान ये भी हमें रखना है कि सामाजिक न्याय इसकी तरीका जो हो, उसके क्रियान्वयन का जो तरीका अपनाया जाए, वो इस तरह से कतई नहीं होना चाहिए कि एक समुदाय दूसरे के खिलाफ खड़ा हो या एक जाति को किसी दूसरे जाति में अविश्वास पैदा हो, नफरत पैदा हो, घृणा पैदा हो। सामंजस्य बना रहना चाहिए, सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए। मेन मुद्दा ये होना चाहिए। सामंजस्य सामाजिक समुदाय को ध्यान में रखते हुए, उसको केंद्र में रखते हुए सारी योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। यही हमारा अंतिम आदर्श होना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना था। अच्छा लगा वीडियो आपको तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।